गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का क्वेश्चन है विद्युत जनित्र। जैसा कि हम सब जानते हैं, विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल विद्युत मोटर का उल्टा है। विद्युत मोटर में हम विद्युत देते हैं, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र का उपयोग घरों में, अस्पतालों में, विद्यालय में, फैक्ट्रीज आदि में होता है। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। किस सिद्धांत पे विद्युत जनित्र कार्य करता है? जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा लगाई जाती है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा पैदा हो जाती है, उसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ये है इसका सिद्धांत। नेक्स्ट है इसकी संरचना, इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी इसके क्या क्या अंग हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। इसके लिए मैं विद्युत जनित्र का आपको डायग्राम बनवा के दिखाता हूँ। जैसे विद्युत मोटर में था, उसी तरह से ये शक्तिशाली चुंबक के ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये हमने आयताकार कुंडली ABCD बनाई है। इस आयताकार कुंडली ABCD की भुजा AB और CD चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, इसलिए मैंने इनको टेढ़ी रेखा से प्रदर्शित किया है। भुजा AB का सिरा वलय R1 से जुड़ा हुआ है और भुजा CD का सिरा वलय R2 से जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से इस वलय के बीच में से ये सिरा निकला हुआ है, इसे टच नहीं किए हुए हैं। वलय R1 का संपर्क ब्रश B1 से है और वलय R2 का संपर्क स्थिर चालक ब्रश B2 से है। ब्रश B1 और B2 गैल्वेनोमीटर के अलग अलग सिरों से जुड़े हुए हैं। ये इतनी है हमारी विद्युत जनित्र की संरचना। ये धुरी है इनके बीच में, जिससे इस आयताकार कुंडली को घुमाया जाएगा। धुरी आगे है विद्युत जनित्र की कार्यविधि, किस तरह से ये कार्य करता है। जैसा कि हम सिद्धांत में डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काटती है, जिसके कारण उस आयताकार कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब जब हम भुजा AB को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो भुजा CD अपने आप नीचे की तरफ जाएगी और इसमें कुंडली ABCD में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत धारा की दिशा के ज्ञान के लिए हम यहाँ पे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि जब भुजा AB को ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है और CD को नीचे की तरफ लेके जाया जाता है तो कुंडली ABCD में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की दिशा है ABCD। विद्युत धारा की दिशा होगी ABCD। आधे घूर्णन के बाद जब ये आधा घूम जाएगा तो बिल्कुल जैसे विद्युत मोटर में हुआ था, A की जगह D आ जाएगा, D की जगह A और इसी तरह से B C। आधे घूर्णन के बाद जब विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम इसमें
फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि अब विद्युत धारा की दिशा होगी DCBA, यानी पहले वाले से बिल्कुल विपरीत। हम देख पा रहे हैं कि हर आधे घूर्णन के बाद, हर आधे चक्कर के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल रही है, और ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ बदलती है, समय के साथ परिवर्तित होती है, उस विद्युत धारा को हम प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। और ऐसा जनित्र जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करता है, उस जनित्र को हम प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं, यानी AC जनित्र कहते हैं, अल्टरनेट करंट जनरेटर। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन या तो सीधा ऐसे आ सकता है विद्युत जनित्र के बारे में बताओ, या इस तरह से आ सकता है AC जनित्र के बारे में बताओ, यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र के बारे में बताओ। जो भी आपको बताना है, जो भी एग्जामिनर पूछेगा, परिभाषा, सिद्धांत, कार्यविधि, जो भी पूछे। या फिर तीसरा जो ढंग है इस क्वेश्चन का, इस तरह से आ सकता है, दिष्ट धारा जनित्र की व्याख्या कीजिए। दिष्ट धारा जनित्र यानी DC जनित्र, वो क्या होता है? अगर दिष्ट धारा जनित्र आता है तो इसमें आपको 3 से 4 लाइन और लिखनी होंगी। वो क्या है? दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा एक ऐसी विद्युत धारा होती है जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है। वह विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए हम वलय R1 और R2 की जगह विभक्त वलय यानी अर्ध वलय का प्रयोग करेंगे, और वह जनित्र जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है उसे दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ये था हमारा आज का क्वेश्चन जनित्र के बारे में। कल मैंने विद्युत मोटर के बारे में बताया, और प्राय ऐसा देखा गया है कि इन दोनों क्वेश्चंस में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चे अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हैं, और टाइम भी बच्चों को काफ़ी मिला हुआ है। धन्यवाद।